एलिप्स पहले। ठीक है, तो एलिप्स में क्या है और हाइपरबोला में क्या है? हाइपरबोला में एक थोड़ी सी अलग चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ जाती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एसिम्प्टोट्स। ठीक है, बाकी हमारा जो एलिप्स में चीज़ें हैं, जैसे अगर मान लो एलिप्स मेंस की बात करो या एडवांस की भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, होता ही है कि सिर्फ हमको वो निकालना आना चाहिए जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फोकस और ये सब, और टेंजेंट की इक्वेशन किस तरह लिखते हैं, नॉर्मल किस तरह लिखते हैं, इसेंट्रिसिटी क्या चीज़ है, और ये सब चीज़ें हमें पता होगा तो फिर हम लोग उसमें आगे जा सकते हैं। तो एक तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी थोड़ा सा चाहिए होता है इसका, और बाकी हमें पता है कि अगर एलिप्स है तो जनरल वही है। जनरल मतलब कि अगर इस तरह से लिख दिया मैंने पी एस इक्वल टू ई पी एम, तो ये सभी के लिए था, कोनिक सेक्शन के लिए यही पूरा है। अब ई यहाँ पे 1 हो जाए तो पैराबोला होता है, ई अगर लेस देन 1 हो जाए तो इलिप्स होता है, ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो हाइपरबोला। तो पी एस अपॉन पी एम कॉन्स्टेंट है। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग लिख रहे थे एक्स माइनस ये हमारा ई ग्रेटर देन 1 के लिए, ई लेस देन 1 के लिए ये एलिप्स है, और अगर ई ग्रेटर देन 1 होता तो हाइपरबोला। मतलब वो रेशियो है पी एस बाई पी एम। ठीक है, तो ये जनरल है। और अगर मान लो इसी में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक बतानी है, और वो कोनिक कौन सा है ये बताना है। क्या लिखेंगे इसमें अब? हाँ, या हाइपरबोला? हाँ हाँ, तो फिर एलिप्स क्यों बोल रहे हैं? इसमें हाइपरबोला है ये, अभी बताया ना ये चीज़। तो कहने वाला दोनों साथ में ही चलते जाएंगे, जहाँ पे अलग करना होगा वहाँ अलग कर देंगे। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये हमारा 5/2 ऐसे लिखेंगे, और इधर जो लिखा है तो हाइपरबोला है ये। इसेंट्रिसिटी क्या हो गई? 5/2। है ना, सिंपल क्वेश्चन, बस पता होना चाहिए ठीक से। अब इसके बाद अगर हमारा इस तरह से है 2 डिग्री, ये भी लिखा था शायद, फिर से तो इसका डी डी जो बोला था ए बी सी प्लस 2FGH वाला, है ना, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी नॉट इक्वल टू 0, और एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी हुआ तो एलिप्स, और एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो हाइपरबोला। है ना, ठीक है। अब बेसिकली हमें स्टैंडर्ड के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्टैंडर्ड जो हमारे पास है, स्टैंडर्ड में हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, तो वो इस तरह से होता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर इसमें ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो ये हमारा ये वाला है। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इसमें
और फोकस होता है प्लस माइनस, है ना, और वर्टेक्स होता है डायरेक्ट्रिक्स होती है लेटेस्ट रेक्टम, और इक्वेशन भी बता सकते हैं, फोकस से पासिंग होता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो मेजर एक्सिस है यहाँ पे 2a, और फोकल लेंथ होती है, जैसे अगर तुम्हारे पास ये फोकल लेंथ मतलब पीएस और पीएस डैश, ये हमारा फोकल लेंथ का मतलब है कि ये वाली लेंथ पीएस एंड पीएस डैश। तो अगर पीएस को निकालना है तो हमें ये पता है कि ये x इक्वल टू ए अपॉन ई है। इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है, इधर वाली इसके लिए है, थोड़ा सा दूर बना देते हैं इसको। अगर हमें पीएस निकालना है तो पीएम निकालते हैं और उसमें ई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर पीएम पूछा जाएगा, ए बाई ई माइनस एक्स, ए बाई ई माइनस एक्स, और उसमें ई का मल्टीप्लाई कर दो तो पीएस आ जाएगा। तो आता है यहाँ पे ए माइनस एक्स और पीएस डैश ए प्लस ई एक्स। ठीक है, वर्टिकल वाले में इसी में अगर बी स्क्वायर बड़ा हो जाए ए स्क्वायर से तो वर्टिकल हो जाएगा और वो फिर ऐसे बनेगा। और उसमें क्या होता है, फोकस हो जाता है हमारा 0, प्लस माइनस बी ई, इसेंट्रिसिटी होता है √1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। और वर्टेक्स का मतलब जहाँ पे चेंजिंग होती है, कोऑर्डिनेट जहाँ पे चेंज होता है, मतलब टर्निंग आती है, उसको बोला जाता है। तो वर्टेक्स अभी भी हमारा वही रहेगा, ये वाले पॉइंट, ये वर्टेक्स होते हैं। लेटेस्ट रेक्टम हो जाता है 2a स्क्वायर बाई बी और मेजर एक्सिस 2b माइनर 2a, और फोकल लेंथ हो जाएगा a माइनस ई वाई और a प्लस ई वाई, सॉरी b माइनस ई वाई b प्लस ई वाई, फोकल लेंथ, है ना। यह क्लियर है ना। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू बी बाई, प्लस माइनस भी लगा लो, यहाँ पे दोनों होती हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। हाँ, बस उसको रिप्लेस कर देना है और ये तुम्हारा हो गया। तो अभी देखो इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि वो अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट पता करना है तो ये सब तो हमें आना चाहिए, प्लस इसके बाद शिफ्टिंग वाला भी आना चाहिए। शिफ्टिंग वाला मतलब अगर x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हुआ तो फिर उसको हम लोग कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग जानते हैं, है ना, जानते हैं ना। जो भी कोऑर्डिनेट है शिफ्टिंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में h और k ऐड कर देना है और सेंटर दोनों का 0 0 है यहाँ पे, तो उसमें सेंटर क्या हो जाएगा h, k,
ठीक है। तो अगर सेंटर हमारा एच कॉमा के है तो वो शिफ्टेड वाला है, तो शिफ्टेड में क्या होगा, कोऑर्डिनेट में एच और के ऐड कर देना है, और अगर कहीं एक्स और वाई में इक्वेशन है तो एक्स की जगह रिप्लेस कर देना है एक्स माइनस एच, और वाई की जगह पे वाई माइनस के, ये पता है हमें। ठीक है, चलो तो हो जाएगा ये। अब जैसे मान लो इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया कि इसेंट्रिसिटी बताओ। ये लिखा है, एक्स वाई मत रुको, हाँ एक सेकेंड, अभी एक्स वाई वाले में थोड़ा सा अलग होता है। 3x² प्लस 4x प्लस, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा के बताना है। ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी बतानी है। अभी x इंटू वाई वाला अगर टर्म आता है ना तो उसको शिफ्टिंग करी जाती है, या फिर उसको रोटेशन से सॉल्व करते हैं, तो वो भी कर दूंगा मैं। तो अगर मान लो ये लिखा है तो ये हमारा केवल शिफ्टेड है, क्योंकि x इंटू वाई वाला टर्म नहीं है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। इसे पूरा नहीं करना होता, ऐसे सोचना देखना। ये ऐसा बनेगा, पूरा नहीं करना, ऐसा बनेगा कि नहीं। तो ऐसा बनेगा तो ये आएगा। तो इसेंट्रिसिटी अब बता सकते हैं बिना कुछ उसमें एच के सॉल्व किए, केवल इसेंट्रिसिटी पूछा जा रहा है। तो ई क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, ये a² b² हमें पता चल गया, जो भी छोटा होगा उसको ऊपर रखते हैं, तो √2 इसेंट्रिसिटी हो गई। अगर इसमें बोला जाता है कि हमको वर्टेक्स निकाल के दो, है ना, या बोला जाता है फोकस निकाल के दो, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते। पर जब फोकस और वर्टेक्स नहीं चाहिए तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाता है। करना क्या है देखो, सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है हमें, है ना, वही चीज आ रही, जैसे मान लो इसका बोला जाए, इसको यहाँ पे कुछ लिख दो, पता नहीं अभी इसमें चेक तो किया नहीं है कहीं, अगर d = 0 हो गया तो मान लो c लिखा है, तो अभी ये मान लो इलिप्स है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी बताओ। हाफ या √3/2, हाँ √3/2 हो जाएगा बस। लेकिन ये a² और b² नहीं है, ध्यान देना, जो हमने ये a और b लिखा है इसका जो कोफिशिएंट है वो a² b² नहीं है, वो a² b² नीचे से आता है, जब उसको तुम डिवाइड करते हो तो a² b² है वो, है ना। तो इसेंट्रिसिटी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी कुछ और पूछा जाता है तो फिर हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। ठीक हो गया ये। अगर मान लो ऐसा कुछ है जैसे अभी जो बोल रहे थे कि अगर ये ऐसा आ गया एक्स वाई वाला टर्म, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देंगे उसमें, सिंपल होगा, ये लिखा है, इसकी हमें इसेंट्रिसिटी बतानी है। नहीं वो तो फिर पेयर ऑफ लाइन वाली चीज होगी। इसमें क्या करते हैं ना, जब ये वाला टर्म हो, स्पेशली जब ये वाला टर्म हो, तब ये हमारा ऐसा है,
सेंटर 0 0 है, और x और y और मतलब x केवल x का टर्म केवल y का टर्म ना हो तब ये सिंपल रोटेटेड है। लेकिन अगर केवल x और केवल y वाले भी टर्म है, जैसे 2x 4y इस तरह से दिया है 2x + 4y, तो उसका मतलब होता है कि एक्स वाई वाला टर्म भी है तो रोटेटेड भी है, और x और y वाला टर्म भी है तो शिफ्टेड भी है। तो रोटेशन शिफ्टिंग दोनों आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसमें ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इसके लिए तो बोल ही सकते हैं कि अगर इसके लिए तुम्हें सेंट्रिसिटी निकालनी है तो तुम एक काम कर लो, यहाँ से एक पॉइंट r डिस्टेंस से मान लो थीटा पे, ये इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं है, ये सिर्फ r थीटा के हिसाब से लिखा है, ये लिख सकते हैं। इसको इसमें डाल दो, सेटिस्फाई कर रहा है तो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा होगा। अब ये आर अगर मैक्स निकाल लोगे तो क्या आएगा, आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स क्या होगा, आर मैक्स होगा ए अगर तो मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस मान के चल रहे हो तो ए को हटा के ऐसे बोल सकते हो, आर मैक्स 1 थोड़ी ना हुआ, सब भूल गए, वही तो कह रहा हूँ सब भूल गए। आर मिनिमम मतलब होगा सेमी माइनर एक्सिस। हाँ तो इसका मैक्सिमम निकालने के लिए नीचे क्या करना होगा, हाँ सबको कॉस स्क्वायर में कैसे, साइन 2 थीटा को थोड़ी ना कॉस स्क्वायर में कर पाओगे, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये लिखा है। तो अभी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा साइन प्लस साइन 2 थीटा। तो आर स्क्वायर का मैक्स वैल्यू क्या होगा, 1/2 - 2 हाँ, और आर स्क्वायर का मिन वैल्यू 1/2 + 2। हाँ तो दोनों पता चल गया, तो इसेंट्रिसिटी आ गई हमारी, फिर आर स्क्वायर ही तो चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही तो चाहिए। अगर इसमें हम लोग को सॉल्व करना है इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा 1 - 2 - √2 अपॉन 2 + √2। तो ये वाले क्वेश्चन फिर इससे ऐसे होंगे, और बाकी अगर एक्स वाई वाला टर्म नहीं लिया, एक्स और वाई लिखा, तो सीधे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट देख के इसेंट्रिसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक। अभी कौन बड़ा कौन छोटा इसमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो आगे, अभी इसेंट्रिसिटी के लिए जरूरी नहीं है कि इसी तरह से क्वेश्चन हो, ज्योमेट्रिकली भी पूछ सकते हैं। ज्योमेट्रिकली मतलब हो सकता है कि ऐसा कुछ दे दिया जाए कि वहाँ पे हम लोग b और b/a का रेशियो पता कर लें, तो अगर b/a का रेशियो पता चल जाएगा तो भी हम लोग का इसेंट्रिसिटी निकल आएगी। चलो एक और डेफिनेशन होता है एलिप्स के लिए, PS + PS' = K, है ना। तो PS + PS' = K, ये क्या हम लोग का कंडीशन पता है, क्या लिखोगे, K की वैल्यू कांस्टेंट है तो एलिप्स कब होगा,
हाँ तो मतलब क्या क्या लिखें कि इलिप्स है ये Yes, sir. ऑलवेज, ऑलवेज नहीं है। मतलब जब ट्रायंगल बनेगा तभी तो, अगर ट्रायंगल Yes, sir. ट्रायंगल ही ना बने तो फिर, Yes, sir. हाँ तो होता ही है कि के की वैल्यू देखी जाती है, अगर एस एस डैश से ज़्यादा है तो फिर इलिप्स है, और उसमें के जो होता है उसमें बोला जाता है मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस, और एस एस डैश होता है 2a। और अगर मान लो ऐसा कुछ है तो फिर अगर एस डैश और एस है तो यहाँ पे होता है पी, मतलब पी लाइज बिटवीन, और अगर के अगर छोटा है तो नो सॉल्यूशन। ये भी डेफिनेशन है एलिप्स की। वो तो ऊपर वाला तो हम लोग लिख चुके हैं, उसमें नहीं लिखा था a प्लस ई एक्स और a माइनस ई एक्स, दोनों को ऐड करो तो 2a आ रहा था, Yes, sir. है ना। तो वो सम ऑफ क्या होता है कि पी एस प्लस पी एस डैश करते हो, तो अगर कांस्टेंट है लेकिन एस एस डैश से ज़्यादा है तो इलिप्स है, और फिर इलिप्स है तो इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम यही सब काम होता है। तो एक क्वेश्चन बताना, लिख लिया। मान लो ये लिखा है ठीक है, इसे बताना है इसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी। क्या लिखेंगे, सर 1/2 है एक्सेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी आएगी 5/6। में इसमें देखो कौन कौन से दो पॉइंट है जिसकी बीच में बात हो रही है, 0,0 और 3,4. तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 mm. और उधर जो राइट साइड में लिखा है वो ज़्यादा है, इसका मतलब एलिप्स है, तो एलिप्स के हिसाब से जो 6 होता है वो क्या हो जाएगा, और 2a कितना होगा, है ना। अब ये पता कर लो, और ई पता चल गया तो फिर बाकी सब चीज़ें, और बी स्क्वायर पता चल सकता है, और 2b² चाहिए होता है हमें, है ना। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a, मेजर एक्सिस अगर ए है तो ए, तो वो तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, अगर ए लिखेंगे तो उसको इस हिसाब से, अगर बी लिखना हो तो बी के हिसाब से 2a² लिखना होगा, तो 2b² की वैल्यू निकालनी है, 2/a इसकी वैल्यू होती है a² 1 माइनस e², डालना है बस वैल्यू, तो 2a 1 माइनस e² 25/36, 6 9 नहीं 11 डिवाइडेड बाई 36, 11/6 आ गया। इसेंट्रिसिटी 5/6 समझ में आया, यस सर। यस सर। ठीक। तो ये सब इसी तरह फोकस और ये सब शिफ्टिंग शिफ्टिंग वाले ध्यान रखना, ठीक, ये हो गया। अब वही पॉइंट लोकेशन वो सब हमें पता है ऑलरेडी, अगर कोई
लाइन हमारी स्लो फॉर्म, जैसे अभी पैरामीट्रिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी स्लो फॉर्म भी लिख देंगे। तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, वो आता है ऑक्सिलरी सर्कल से, और ऑक्सिलरी सर्कल होता है मेजर एक्सिस को एज ए डायामीटर मान के सर्कल बनाया जाता है। तो मेजर एक्सिस, हाँ, तो वो ऑक्सिलरी सर्कल से हमारा एक एंगल निकलता है, उसको इसेंट्रिक एंगल बोलते हैं, और फिर उसकी वैल्यू कभी कभी हम लोग को सॉल्व करनी पड़ती है। तो इस पे ये हमने कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, मेजर एक्सिस एज ए डायामीटर सर्कल मान के। इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, तो वो थीटा पे ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा होगा। तो थीटा को हम लोग यहाँ बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। किसी भी पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो होता ये है कि यहां से सीधे इस पे आना है परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। तो x आता है a cos थीटा और y आता है b sin थीटा। तो थीटा ऑक्सिलरी सर्कल से लेना होता है, ठीक है। अब पूछा जाए इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉजिटिव extremities of lattice rectum in first quadrant। तो क्या बोलेंगे? ये ध्यान रखना, a cos थीटा b sin थीटा हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है। थीटा यहाँ पे इसेंट्रिक एंगल है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग थीटा निकालेंगे। तो इसेंट्रिक, अभी पैराम इसका क्या होता है, फोकस का मतलब लेटेस्ट रेक्टम का अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो क्या है, ये क्या होगा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए होगा, है ना। लेकिन हम लोग को यहां से देखना होता है, तो ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए ई, और बी साइन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। तो ये अभी यहां से थीटा निकालना है, पहली इक्वेशन से भी थीटा आ सकता है अगर ई पता है तो, और अगर मान लो ई भी नहीं पता है तो ये बी बाई ए का रेशियो अगर पता है तो वहां से भी हम लोग का आ सकता है। अगर डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू आएगी बी बाई ए ई। इसेंट्रिक एंगल के लिए, लेटेस्ट रेक्टम के लिए ये होता है पॉजिटिव में। अगर नीचे जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर आओगे तो मतलब tan थीटा की वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो अगर इसमें अल्फा और बीटा बोल दिया जाए इसेंट्रिक एंगल, तो ध्यान रखना क्या होता है, अल्फा हमारा ऑक्सिलरी सर्कल से, या बीटा हमारा सब ऑक्सिलरी सर्कल से होता है, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। और इसी में पूछा जाएगा कि कभी अल्फा और बीटा में आपस में डिफरेंस 90 है, तो एक तुम्हारा अगर एक और थीटा बी साइन थीटा है तो तुम्हारा ए साइन थीटा 20 वो प्लस माइनस के हिसाब से देखा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना पड़ता है। फिर चलो आगे। अभी अगर मान लो इक्वेशन लिखी जाए टेंजेंट की, तो वही एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
इक्वल टू 1, तो क्या लिख दोगे इसमें? एक्स बाई, हाँ, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा बोलोगे तो वो हमारा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो अगर लिखोगे इक्वेशन तो एक्स बाई ए, ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गई? टेंजेंट, पैरामीट्रिक फॉर्म में। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में भी होता है, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख के, है ना, वो d इक्वल टू 0 करके जो आता है, ये होता है। तो अगर टेंजेंट पता है तो नॉर्मल भी निकाल सकते हो। बाकी अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी इतनी। तो नॉर्मल अगर निकालना है तो बीच का इधर उधर से साइन चेंज, तो ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा बी साइन थीटा से पास कर रहा है तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ये नॉर्मल है। तो फिर से ये टेंजेंट वाला तो हमें ध्यान रखना ही है ना, ये ध्यान होना चाहिए। बाकी ये हम लोग का निकाल, अगर मान लो इसमें प्रॉब्लम है याद कर लो तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर वो सबसे लास्ट में देखा जाता है कि ये क्वेश्चन बच रहा है, इसको अगर करना है तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन नहीं याद है, निकालना पड़ेगा, उसको छोड़ के तुम आगे बढ़ो, और अगर वो बाद में टाइम बचता है तो उसको करो। सर वो जो आपने लिखा dx cos theta plus ay sin theta equal to ab, वो भी नॉर्मल की इक्वेशन है ना? नहीं, ये तो टेंजेंट ही है, अभी इसको ऐसे क्रॉस करके लिखा है, ये टेंजेंट है। ओके सर। और फिर इधर ये नॉर्मल लिखा है मैंने, ये नॉर्मल। ओके सर। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट होता है इसके लिए, एलिप्स के लिए इतना सफिशिएंट है। और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बताओ बस, बाकी इतना बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं। अभी अब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि, और उसमें नहीं। हाँ वही तो ज़्यादा उतना नहीं जाना है तुम्हें, क्योंकि हमको ध्यान रखना है सर्कल पैराबोला में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जो कि इसमें भी वो t इक्वल टू 0 वो सब चीज़ें काम में आती हैं। बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हो तो एक प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो लिख देते हैं। तो डायरेक्टर सर्कल इसका होता है, हाँ, इसकी एक जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन वाली। मतलब उसमें क्या होता है कि अगर एक फोकस से कोई रे आ रही है जैसे ये, तो वो एलिप्स पे रिफ्लेक्ट होके सेकेंड दूसरे फोकस से पास होगी। ये एस है और ये एस डैश है, अगर इधर से जाएगी तो उधर से पास होगी। ये पी है और ये हमारा टेंजेंट बना दो। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, बोल ही देगा कि इस फोकस से पास करने वाली है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से निकलेगी। तो कहाँ से निकलेगी तो हम लोग बता सकते हैं कि दूसरी रे कौन सी है, तो फोकस से दूसरे फोकस से पास करा दो बस, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं पूछते हैं कि वो किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल दो फोकस से, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, या किसी फोकस का इमेज निकालो तो ऑक्सिलरी सर्कल पे पड़ता है, ऐसा नहीं पूछते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर तुम पढ़ के जाओगे तो अच्छी बात है, पर इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। बाकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, पोल और पोलर वो सब ध्यान रखना, पोल हमारा इधर वाला होता है पॉइंट, उसके हिसाब से वो सब चीज़ें है ना, ठीक।
हाइपरबोला भी सेम है, सेम मतलब जो चीजें तुम पढ़ रहे हो उसी में ई जो होता है वो हमारा 1 से बड़ा होता है। तो जो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर देखा था तुमने, उसमें बस ये बदला है, ऐसे लिख दिया है। और फिर ये माइनस बी स्क्वायर लिख दिया और ए स्क्वायर। तो जो इक्वेशन तुम पढ़ रहे थे वही है, अभी भी माइनस कॉमन करके लिखा है, ठीक है। तो हाइपरबोला के लिए बहुत सारी, जिसमें जिसमें कभी मान लो बी स्क्वायर मिल जाए तो वहां पे माइनस बी स्क्वायर से सब्सटीट्यूट कर देना। समझ में आया? तो यहाँ पे इसको हमने उससे किया है, लेकिन असल में ऐसे ध्यान रखो, ये है। अगर इसमें 1 माइनस लिखोगे तो वो माइनस यहाँ प्लस बना देगा आके, ठीक है। तो ये हमारा होता है, इसमें इसेंट्रिसिटी होता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसमें भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, इसमें बड़ा छोटे से नहीं देखा जाता कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कौन बड़ा है कौन छोटा, उससे नहीं देखते, देखते हैं सिर्फ साइन से। किस पे इधर 1 लिखा है तो इधर हमारा किस पे प्लस या माइनस है। तो अगर जिस पे प्लस है वो तुम्हारा उसके हिसाब से डिफाइन होगा। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ लिखा है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये हो जाता है। ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। अब वही सब है, जहां पे बी स्क्वायर आएगा उसको बस माइनस बी स्क्वायर कर देना है। तो इसेंट्रिसिटी के जो फॉर्मूले में था, तो नीचे वाले के लिए अगर लिखना होगा तो नीचे हम लोग लिखेंगे ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और वही सेंटर हमारा 0 0 है, फोकस हमारा प्लस माइनस ई कॉमा 0 है ऊपर वाले के लिए। वो जो हमने पढ़ा था वो सब चीजें वही है। लेटेस्ट रेक्टम हमारा लेंथ होता है तो 2b स्क्वायर बाई ए ऊपर वाले के लिए, इसके लिए है ना। फोकस डायरेक्ट्रिक्स वो सब वही सेम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो दूसरे वाले के लिए एलिप्स के लिए पढ़ा था वो इसके लिए है, 0 कॉमा प्लस माइनस बी 2a स्क्वायर बाई बी लेटेस्ट रेक्टम, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई डायरेक्ट्रिक्स। फोकस जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। जैसे यहाँ पे तो जैसे यहां से तुमको पीएस निकालना है तो पीएम कितना हो जाएगा, ईपीएम करना पड़ेगा। तो ए माइनस ए बाई ई लिखना होगा, ये सेंटर है हमारा। यहां से यहां ए नहीं सॉरी एक्स माइनस, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां से यहां तक ये एक्स होगा, एक्स कॉमा वाई से एक्स में से ए बाई ई माइनस करोगे थोड़ा सा साइज बढ़ा नहीं हो सकता? थैंक यू सर। पीएस को ई पीएम लिखेंगे, और पीएम कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए बाई ई। तो ई एक्स माइनस ए आ रहा है, और ये पीएस हो गया तो पीएस डैश आता है ई एक्स प्लस ए। उसमें क्या था, ए प्लस ई एक्स था, ए माइनस ई एक्स था, तो दोनों को ऐड करके बन रहा था 2a। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस करना पड़ेगा, है ना। तो पी एस माइनस पी एस डैश अभी उस पे आ रहा है। तो ये सब यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो वो सिमिलर वैसे ही है, ठीक है। ठीक, चलो।
लिख लिया था? Yes, sir. ये अब की बार तो इसमें क्या होता है कि पहला केस है जब k की वैल्यू एस एस डैश के इक्वल है, तो मान लो अगर s डैश और s है तो p कहाँ लाई करेगा? पी एस माइनस पी एस डैश एस एस डैश के इक्वल है। सर साइड में लाइन साइड में मतलब इधर लाई कर सकता है या फिर इधर। मॉड हटा दोगे तो किसी एक साइड, या तो उधर या फिर इधर। मॉड लगा है इस वजह से दोनों साइड, मतलब अगर हमने कहा कि ये लिखना है तो अभी p कहाँ लाई करेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, क्यों PS बड़ा होना चाहिए, है ना। ये फिर लेफ्ट वाला है, और अगर ऐसा लिखा है तो ये राइट वाला है ना। चलो, अगर k की वैल्यू एस एस डैश से कम हुई तब फिर उस k को बोलते हैं हम लोग 2a, और एस एस डैश को बोलते हैं 2a। अच्छा, इसमें हम लोग मेजर और माइनर नहीं पढ़ते, इसमें पढ़ते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस 2b हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ फिर जो पूछा जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा केस ये है कि अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन एस एस डैश हो गई तो फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। अब जैसे फिर से इसेंट्रिसिटी की बात करें, इसमें हमको इसेंट्रिसिटी बतानी है। अगर ये हमारा हाइपरबोला है तो ये इसमें एग्जाम्पल से ही करते हैं। ये हाइपरबोला है, इसेंट्रिसिटी क्या होगी? सर मैं कैलकुलेट करेंगे 3 into x minus h और 4 into h minus k minus y। हाँ, तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू एक्स माइनस एच 1 minus p/4 हो जाएगा। वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा कितना? c/3 c/4। तो कहने का मतलब है माइनस वाला ऊपर लिखा जाता है जो माइनस के साथ आता है, तो इधर लिखोगे पहले c/4 और डिवाइड बाई c/3। बड़ा छोटा नहीं होता इसमें जो माइनस के साथ है उसको ऊपर रखना है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा ये? 3/4√7। ये होगी इसकी इसेंट्रिसिटी। है ना। और बाकी सब अगर बोला जाता है तो फिर हम लोग निकालते हैं और फिर पता कर लेते हैं शिफ्टिंग से कि क्या होगा। Yes, sir. ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑक्सिलरी सर्कल से ही जाना है इसेंट्रिक एंगल बनाते हुए, लेकिन इसमें कैसे बनाते हैं? तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस को ऐसे डायामीटर मान के किया जाता है, और उसके बाद इस पे एक पॉइंट लिया जाएगा और उस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट के बाद ये वाला पॉइंट और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट लिखा जाता है। तो अगर ये A है और ये थीटा इसेंट्रिक एंगल है तो ये हमारा आता है A sec थीटा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आ जाता है B tan थीटा।
तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के लिए हो जाएगा ए सेक थीटा बी टैन थीटा। ये फोकस से पास हो रही है। नहीं नहीं नहीं, वो वहां से टेंजेंट ड्रॉ का जहां कटा है एक्स एक्सिस पे, वो वाला पॉइंट है वो। ठीक है, तो जनरल पॉइंट इसका होता है ए सेक थीटा बी टैन थीटा। अब इक्वेशन निकाली जा सकती है एक्स बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टैन थीटा इक्वल टू 1, टेंजेंट की और नॉर्मल की भी निकाल सकते हैं, है ना। टैन थीटा इसका कोऑर्डिनेट होगा, बाकी टेंजेंट तुम निकाल सकते हो फिर एक्स एक्स वन, और उसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, है ना। Yes, sir. ठीक, अब इसमें एक चीज आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एसिम्टोट्स। तो एसिम्टोट्स क्या है? एसिम्टोट्स होता है जो इनफाइनाइट पे टच कर जाए, मतलब टच क्या है, इनफाइनाइट पे टेंजेंट ऐसे लगे कि इनफाइनाइट पे जाके वो टेंजेंट हो रही है, तो उसको एसिम्टोट्स बोलते हैं। और अगर हाइपरबोला के लिए एसिम्टोट्स पढ़ते हो तो वो उसके सेंटर से पास करता है, तो अगर जैसे हमारी कोई भी इक्वेशन है, ये हाइपरबोला है, तो इसकी अगर एसिम्टोट्स लिखनी है तो इसकी एसिम्टोट्स होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c डैश इक्वल टू 0, और इसका d 0 होना चाहिए। d मतलब समझ रहे हो ना, ए बी सी डैश, सी की जगह बस चेंज करना, कांस्टेंट टर्म बस चेंज होगा और उसका डी 0 करना है क्योंकि पेयर ऑफ लाइन है। ये 0 होना चाहिए, तो जब इसको 0 करोगे तो सी डैश निकाल लोगे और उसको रख दो, तो वो तुम्हारा कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स आता है। उसको अलग अलग करना हम लोग पेयर ऑफ लाइन में जानते हैं, ठीक है। और अगर सिंपल वाला जो है उसके हिसाब से अगर तुम जा रहे हो तो इसका सेंटर क्या होता है 0 0, तो सेंटर से पासिंग बस कांस्टेंट को चेंज कर लो। ये तुम्हारा क्या है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स। ये दो इक्वेशन है। वरना सिर्फ अगर कोई और हाइपरबोला लिखा है तो सिर्फ सी को चेंज करके उसका डी 0 करना है, पेयर ऑफ लाइन की कंडीशन ट्रू कर देनी है, तो उसमें हमारा जो चेंज किया है तुमने वो निकलेगा, और वो रख के तुम कंबाइंड इक्वेशन एसिम्टोट्स की बता सकते हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसमें एसिम्टोट्स एंगल बिटवीन इक्वल टू होता है 90, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो इसमें अगर बात करोगे तो 90 तब होगा जब m1 m2 -1 हो, तो b बाई ए और माइनस बी बाई ए स्लोप था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो अगर इसको एसिम्टोट मान के 90 डिग्री बना रहे तो अगर हाइपरबोला बनाओगे तो ये ऐसे बन जाता है। ये वाला तो वही था, लेकिन उसमें ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट सेम हो जाता, तो अगर ऐसा कुछ है रोटेट करवा दो तो इस तरह से फंसता है। एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, ये
सी स्क्वायर, और इधर वाला है एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। इसकी खास बात ये भी है कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी इसकी, हाँ, तो अगर किसी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 है तो उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे, और उनके बीच में जो मतलब उनमें एसिम्प्टोट्स जो बन रहे हैं उनके बीच का एंगल 90 है। समझ में आया? मान लो एक एसिम्प्टोट्स दिए गए हैं, अगर इसकी हाइपरबोला की कंडीशन निकालनी है तो क्या लिखोगे? अगर ये इसका एसिम्प्टोट्स है तो हाइपरबोला क्या होगा, सिर्फ सी चेंज करेंगे, ठीक है। मान लो जैसे कुछ लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है 5, तो अगर तुम 6 लिख दोगे तो भी वही हाइपरबोला होगा, 7 लिख दोगे तो भी वही हाइपरबोला होगा, -8 लिख दोगे तो भी हाइपरबोला होगा, उसका एसिम्प्टोट यही बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ d इक्वल टू 0 के लिए c की वैल्यू 5 ऐसा कुछ हो रहा होगा। मतलब ये है नहीं, सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, ये अगर हाइपरबोला है तो इसकी इसेंट्रिसिटी बताई जा सकती है। ये एसिम्प्टोट है, और एसिम्प्टोट जिस भी हाइपरबोला का होगा उसकी इसेंट्रिसिटी बताई जा सकती है। देखो ये स्पेशल केस दिया है ना। देखो इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का सम क्या है, 0 है ना, क्या मतलब ये पेयर ऑफ लाइन है, उनके बीच में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0 आता है तो मतलब पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल क्या है, 90 है। तो ये एसिम्प्टोट था, एसिम्प्टोट के बीच का एंगल क्या है, तो हाइपरबोला कौन सा होगा, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसेंट्रिसिटी हो गई √2। तो कभी कभी इन सब भी देख देख के भी समझना है। हाँ, एसिम्प्टोट्स है ना, ये एसिम्प्टोट दिए हैं और 90 पे हैं, दोनों आपस में 90 बना रहे हैं, तो इसेंट्रिसिटी √2 होगी इसकी। तो एक बार एसिम्प्टोट्स वापस समझा दोगे मतलब? एसिम्प्टोट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि हाइपरबोला के केस में एसिम्प्टोट्स होते हैं और वो टेंजेंट दिखाई पड़ता है कि इनफाइनाइट पे टच हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि अगर हाइपरबोला और एसिम्प्टोट को कंपेयर करना है तो सिर्फ जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है उसका डिफरेंस आता है। तो हाइपरबोला में d नॉट इक्वल टू 0 होता है और एसिम्प्टोट में क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0, क्योंकि एसिम्प्टोट्स हमारा पेयर ऑफ लाइन है। तो उस केस में अगर मान लो तुम्हें इसका c निकालने के लिए बोला जाता कि इसका c कितना होना चाहिए, तो तुम क्या करते इसमें d इक्वल टू 0 abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस वो 0 करके c पता कर लेते, है ना। और अगर c की जगह कुछ और लिखा होता तो फिर ये हाइपरबोला होता, क्योंकि c लिखने पे 0 हो रहा है तो c नहीं लिखने पे नहीं 0 हो रहा होगा, d। समझ में आया? यस बस इतना ही जानने की जरूरत है इसमें। बाकी और कुछ अगर देख सकते हो तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और अगर देखना है तो देख लो, वरना इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। एक्स वाई इक्वल टू अगर सी स्क्वायर है तो इसके पैरामीटर्स अलग से बना दिए जाते हैं। एक्स इक्वल टू लिखते हैं सी टी, वाई इक्वल टू लिखते हैं सी बाई टी, और फिर सी टी कॉमा सी बाई टी पे टेंजेंट नॉर्मल वही सब। समझ में आया? और इसकी भी सेम जो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी जो इसमें जो हमने पढ़ी थी एलिप्स में, वो इसमें भी है, और वो भी सेम तरीके से वहाँ पे टेंजेंट से रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसमें नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होगा। और एक फोकस से जाएगा तो दूसरा रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से जाएगी।
तो सबसे पहले जिसमें 20 21 लिखा है वही करेंगे। तो 20 जो लिखा है वो 1 से लेके कहाँ तक लिखा है, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 करो। हाँ, इसमें पहले वाले में एक और प्रॉपर्टी है जो बोल गया था मैं, लिखा नहीं था, हालांकि आ गया प्रॉपर्टी का, वरना तुम्हें लोकस निकालना पड़ेगा। वैसे लोकस क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट का मतलब किसी फोकस का, दोनों में से किसी भी फोकस का अगर तुम किसी भी टेंजेंट की रिस्पेक्ट में इमेज निकालते हो तो वो ऑक्सिलरी सर्कल पे पड़ता है। तो अगर नहीं भी याद है तो भी वो क्वेश्चन किया जा सकता है। वो फोकस का पॉइंट निकालो और फिर वो उसे देखो क्या बनता, तो उसको उसी तरह से करेंगे। बाकी तुम्हें बता दिए कि क्या करना है। चलो फर्स्ट में इमेज का नहीं, फोटो ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस था, लेकिन चलो वैसे सॉल्व करते हैं जैसे अगर नहीं हमें पता है तो फिर फोकस ये लिखा है ना, ठीक है। a² इसका 4 है और b² 2 है, तो e होगा b² 2 है, तो e होगा √1 माइनस b²/a², 1/√2 e है। और अगर फोकस बोला जाए तो AE, 0, तो एक ही फोकस देख रहे हैं AE, तो 2 और √2, 0, एक फोकस देखा, ठीक है। AE, 0 करा है। और इक्वेशन अगर लिखा जाए तो x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल टू 1। इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि एक पॉइंट है √2, 0 और ये लाइन है हमारी, तो x cos थीटा प्लस √2 y sin थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो तुमको ये पता करना है, ये एच के का लोकस, एच और के जो होगा कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में आ जाएगा। तो उसके बाद कॉस थीटा साइन थीटा का एलिमिनेट करने के लिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा का यूज़ हो सकता है। तो अभी इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ इसकी इक्वेशन लिखोगे √2x साइन थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू √2, 0 डालो इसमें, तो 2 साइन थीटा और 0, ये 2 साइन थीटा, ये हमारा क्या हो गया है ना, ये ठीक है ना इतना। अब ये हम दोनों के लाइन का इंटरसेक्शन हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर देगा और उसमें cos थीटा sin थीटा एलिमिनेट कर देना है। तो इसमें से अगर हम लोग ठीक है स्क्वायरिंग करके अगर ऐड करेंगे तो √2 और √2 2 sin² थीटा बनेगा, y की x के साथ बनेगा x² प्लस y² 2 sin² थीटा और x² प्लस y² के साथ बनेगा cos² थीटा। तो ऐसे स्क्वायरिंग से तो नहीं हो रहा है, तो x और y सॉल्व करना है इसमें हमें। तो ऊपर अगर हम लोग किसका साइन ऊपर करते हैं हम लोग √2, हाँ इसके आगे अब हो जाएगा। वैसे इसमें x और y सॉल्व करके थीटा एलिमिनेट करना है। हाँ उसके बाद यहाँ पे जो भी आएगा उसमें sin² थीटा प्लस cos² थीटा एलिमिनेट कर देना है। तो दोनों से sin थीटा cos थीटा के टर्म्स में sin थीटा cos थीटा निकाल लेंगे x y के टर्म्स में। हाँ ये भी कर सकते हो, sin थीटा cos थीटा निकाल लो x y के टर्म में। हाँ तो इसमें ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम sin थीटा cos थीटा ही निकालो। और फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 कर दो, तो वहाँ से हमारा लोकस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे साइन थीटा निकालना है हमें, तो ऊपर अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो ऊपर हमें y का मल्टीप्लाई, नीचे x का मल्टीप्लाई और ऐड कर दोगे, तो एक्स वाई कॉस थीटा और एक्स वाई कॉस थीटा कट जाएगा, वो वहाँ पे आएगा एक्स वाई
साइन थीटा के साथ आएगा √2 y² और प्लस √2 x² इज इक्वल टू आएगा 2y और 2x साइन, देखो ये साइन थीटा निकल रहा है, ठीक है। और अगर निकल रहा है तो जो पॉइंट है ना वो इसमें रख के देख लो, दोनों साइड से इक्वेट हो जाएगा। तो फिर से तुम अगर पूरा नहीं करना चाह रहे हो तो यहीं पे जाके इसमें तुम x और y जो रखा है वो डाल दो, तो दोनों साइड से अगर जिसमें इक्वेट हो जाएगा वो तुम्हारा हो गया सॉल्व। समझ में आया? यस सर। ठीक है। आपको कौन सा मतलब बोल रहे थे कि दूसरे में मतलब अगर प्रॉपर्टी जैसे होता है इसका कुछ परपेंडिकुलर लोकस ऑफ जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो उस पर सेटिस्फाई कर जाता है ऑक्सिलरी सर्कल पे। x² + y² = a²। हाँ, तो वो x² + y² = 4 हो जाता है, तो आंसर इसका तो एक ही ऑप्शन एक ही ऑप्शन होता है, सी हो जाता है ना। तो नहीं पता तो फिर ऐसे भी जा सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी एक बार repeat करें। प्रॉपर्टी है वो, प्रॉपर्टी में ये वाली प्रॉपर्टी वो रिपीट कर सकते हैं, बाकी 3-4 और हैं, तो इसका आ ही गया। तो वो किसी भी फोकस से अगर तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो टेंजेंट पे तो वो फिर हमारा ऑक्सिलरी सर्कल पे ही सेटिस्फाई, मतलब ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, चलो हो गया ये। नेक्स्ट सेकंड में कह रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम के एक एंड पे अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो वो माइनर एक्सिस के दूसरे उस पे जा रहा है, तो ई का जो रिलेशन है वो बताना है। मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ से तुमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो यहाँ से जा रहा है, ये हुआ किसी का? नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल जब ड्रॉ कर रहे हो तो वो यहाँ से जा रहा है, तो टेंजेंट नॉर्मल जब अब मान लो तुम्हें उससे आता है, किससे, क्या कहते हैं, कैलकुलस से, तो उसी से चले जाओ। ये पॉइंट कितना होगा, ए कॉमा b²/a। और अगर इस पे तुम इक्वेशन स्लोप निकालो तो dy/dx कितना होगा, -b²x/a²y। तो a कॉमा b²/a के लिए क्या होगा, ये -b²ae डिवाइडेड बाई a² b²/a ये होगा। तो देखो इसमें कुछ हो रहा है कैंसिल, ये b² कट गया, a कट गया, आ गया -e, यानी नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, 1/e। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी नॉर्मल की, y - b²/a 1/e x - ae होगा। यहां तक क्लियर है ना। अब ये किससे पास कर रहा है, 0, -b से, तो यहां रखना होगा -b - b²/a 1/e 0 - ae। तो -b - b²/a इज इक्वल टू ए कट गया -a। तो इसका मतलब हो गया ये b²/a² माइनस से डिवाइड कर दो, b²/a² प्लस b/a इज इक्वल टू 1 हुआ। अभी b²/a² और b/a को लिखना पड़ेगा, तो हम लोग का b²/a² जो होता है वो 1 - e² था, तो यहाँ लिखोगे 1 - e² और इसमें लिखोगे √1 - e² इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया। तो 1 - e² इज इक्वल टू e², स्क्वायरिंग कर दो, आ गया फिर आंसर। ठीक, समझ में आया?
हाँ, तो जब भी स्लोप ऑफ की बारी आए तो dy बाई डी से भी तुम आगे जा सकते हो। चलो अगला वाला। थर्ड में E1 E2 निकाला जा सकता है, ये हो तो सिंपल है। ये सही हो गया। E1 E2 निकाल के वो E1 कॉमा E2 पॉइंट रखना है और K निकल आएगा, है ना? यस सर। ठीक है। फोर्थ में बस ये ध्यान रखो कि इक्वेशन जो टेंजेंट की होती है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट। इसको अगर याद रखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कौन बड़ा कौन छोटा, उससे कोई मतलब नहीं था। ये इक्वेशन दोनों के लिए सेम है, ए स्क्वायर बड़ा हो या बी स्क्वायर बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर हमसे बोला गया है कि एक हमारी ऐसा कुछ है, ये लिखा है, इसेंट्रिसिटी बतानी है। माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो ये है, ठीक है। अब इसमें इसेंट्रिसिटी बतानी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 16/3। अब इसमें इक्वेशन जो दी गई है वो हम लोग वेरीफाई करवा के उसमें लग सकते हैं। इक्वेशन दी गई है x प्लस 6y इक्वल टू 8। इसका मतलब 6y, y इज इक्वल टू माइनस x/6 प्लस 8/6। तो m की वैल्यू हो गई -1/6 और अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 36 प्लस 16/3 इज इक्वल टू 8/6। समझ में आया? और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 6। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8 और 6 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 बचा, इसमें भी माइनस प्लस का कुछ हो गया क्या? माइनस वाला एक रूट में है, सॉरी ये रूट हो तो ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये था। हाँ, तो ये इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16 नहीं को दिलाते हैं कुछ गड़बड़ है ना? x स्क्वायर बाय 12 वो ये यहाँ पे रुको, ये सही लिखा है m की वैल्यू। m आएगी -1/6। तो ए स्क्वायर बाई 36 प्लस बी स्क्वायर 16/3, इसकी जो वैल्यू है वो 8/6 के स्क्वायर के इक्वल है 64/36। हाँ, So मैंने x1 प्लस अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर को उससे इक्वेट कर दिया था, मतलब दूसरी वाली इक्वेशन को दोनों को इक्वेट करके करा तो आ गया। हाँ मतलब वो वही है, लेकिन इसमें क्या फंस रहा है? ऐसे वो 4/3 कर दी थी 16/9 हो गया राइट साइड में। ऐसे 16/9 ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम की वैल्यू -1/6। वो सब सही है, इक्वेशन भी सही है। ये भी सब सही है। ए स्क्वायर बाई 36 16/3 और ये 60। 4/3 b स्क्वायर 4/3 है और 2b इक्वल्स 4/3 होगा ना। अच्छा, इसमें रुको एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी इक्वल टू, माइनर एक्सिस पूरी लेंथ सेम ही। हाँ, ये गड़बड़ दिया 2b की, मैंने गड़बड़ लिख दिया 2b इक्वल टू 4/√3, तो b की वैल्यू है 2/√3। तो ये जो लिखा है ना ये गड़बड़ है, 4/3 होगा और यहाँ पे 4/3 होगा प्लस, और यहाँ पे भी 4/3 है। तो ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 64। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, तो ये आ गया। इसेंट्रिसिटी निकाला तो √1 माइनस बी स्क्वायर 4/3 बाई ए स्क्वायर।
ठीक है, हो गया। 11 में 12 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट फिफ्थ में बोल रहा है कि पॉइंट एम एक्स एलिप्स हमें दिया हुआ है और एलिप्स ये वाला एलिप्स है। y इक्वल टू एम एक्स एक लाइन है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स है। ये P पॉइंट है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ द नॉर्मल टू द एलिप्स दिस एलिप्स एट P मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इतना मतलब नॉर्मल जो तुम ड्रॉ कर रहे हो इस पे, है ना, तो वो ऐसा कुछ है। यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे ये 0 कॉमा बीटा है और ये -1/3√2 है। तो हमको पता करना है बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट निकाल लो, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो ये पॉइंट और उसके हिसाब से हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं, बाकी देखते हैं। तो यहाँ रखो, ये आ गया इसका एक पॉइंट 1/m² + 2, प्लस माइनस होगा तो एक ऊपर एक नीचे कट रहा है, तो यानी जो पॉइंट P है वो हमारा 1/√m² + 2 है और कॉमा m/√m² + 2 है। ठीक है, इस पे तुमको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है और वो नॉर्मल की इक्वेशन के हिसाब से हम लोग को बताना है कि बीटा कितना होगा। ठीक है, और कुछ दिया है? ठीक है, तो इस पे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। तो पहले इसका स्लोप dy/dx आएगा -2x/y। ठीक है, तो और इस पॉइंट पे निकालना है, तो dy/dx एट पी मतलब 2x ये वाला और डिवाइडेड बाई ये लिखोगे तो -2/m आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, m/2, तो y माइनस ये वाला पॉइंट m/, या हाँ ठीक है, m² x माइनस 1/, तो ये पास कर रहा है -1/3√2, 0 से, तो यहाँ पे लिख दोगे -m/√m² + 2 प्लस m/2 -1/3√2 -1/√m² + 2। कट जाएगा और एलसीएम लेना है। √m² + 2 भी कटने वाला है, माइनस को पहले हटा दो, तो 1/√m² + 2 इज इक्वल टू m² + 2 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू √2√m² + 2। तो ये कट गया, ये इधर आ जाएगा कितना, 6√2, उधर 3√2, 3√2 इक्वल टू √m² + 2 है, तो m² + 2 कितना हो गया, 18। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 16। तो m कितना हो गया, +4 और -4 जो भी है, तो +4 रखेंगे तो p फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट रहे, तो m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू अगर आ गई तो y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x को 0 कर दो। ठीक है, तो ये बीटा हो जाएगा, 0, बीटा के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पे बीटा डाल दो। तो बीटा की वैल्यू हो गई, m की वैल्यू डालो 4 डाल दो सब जगह,
ये हो जाएगा 2 माइनस 2/√18 और प्लस 4/√18, तो बीटा की वैल्यू हो गई 2/√18 मतलब 2/√2/3। ये हो गया, समझ में आया? यस सर। हाँ, थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन सॉल्विंग के हिसाब से फिर ऐसे ही जा सकते हैं हम लोग। Yes. ठीक ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन इलिप्स दिया हुआ है 6 और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है 12, देन लेंथ ऑफ, ये तो वही है 2a दिया है और 2a/e दिया है। यस सर, ये हो गया सर। ये सही हो गया। हाँ 2, Yes, sir, हो गया. ठीक, ई की वैल्यू क्या मैंने हाँ 2a 6 है और 2a/e 12 है, तो a भी निकाल सकते e भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। प्रोडक्ट कर दोगे तो 4a² 6 × 12, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18, ठीक है, और डिवाइड कर दोगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा 1/2, ई की वैल्यू आ गई 1/√2, 2b² होता है a² 1 माइनस e² तो 2a 1 माइनस 1/2, a कितना था हमारे पास 3√2, ठीक है, आ गया लेटेस्ट रेक्टम। 7th वाला सेम है जो अभी किया था, नहीं वाला 4th, 7th वैसा ही सेम है, यस सर। ठीक है। चलो इसके बाद है 11 12 13 14 15 16, चलो करो। चलो कर रहा हूँ, देखना। 11 में सेंटर दिया है तो इसका मतलब x - 3 का स्क्वायर और y + 4 का स्क्वायर तो लिखना है हमें। उसके बाद सेंटर के बाद हमें लिया है एक फोकस 4, -4, तो 4, -4 का मतलब है 3 और -4 नीचे और 4 और -4 यहाँ पे, तो इसका ये वाली एक्सिस होगी, तो ये हमारा ऐसा बनेगा, तो इसके नीचे हमारा a आना है, इसके नीचे हमारा छोटा वाला नंबर आएगा, तो और वर्टेक्स है 5 - 4, तो इतना डिस्टेंस हो गया 2, तो हाँ a के लिए 2 हो गई, और a कितना है 1 है, a 2 है, e हो गया हाफ, b² = a² 1 माइनस e² होता है, तो 4 3, ये 3 आ गया = 1, और y = mx - 4 इसकी टेंजेंट है, तो तुम एक काम ये कर सकते हो, या तो शिफ्टिंग फॉर्म में लिख दो या फिर इसको रख दो। तो शिफ्टिंग फॉर्म में अगर लिखेंगे तो लिखना होगा y + 4 = m ± √a² प्लस b², तो y हो गया mx - 3m ± √4m² + 3 - 4, ठीक है। तो ये जो पूरा नंबर है ये -4 होना चाहिए, तो ये कट गया, 3m आ गया ± 4m² + 3, स्क्वायर कर लो 9m², 4m², 3, ये आ रहा है आंसर। क्या निकालना है, 5m² निकालना है,
हो गया, है ना? सही है, देखो कैसे सही है? शिफ्टिंग फॉर्म में लिखना होगा, और या तो यहाँ रख दो इसको, ये y प्लस 4 को क्या लिख सकते हो, mx। तो यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर बाई 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, इसका 1, और इसका d ज़ीरो करना है क्वाड्रेटिक इन x मान के, तो उससे भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला 12th में क्या है, कॉमन टेंजेंट निकालना है इसका और इसका, तो दोनों का लिख के इक्वेट कर देंगे। ये एलिप्स के लिए लिखोगे y, इसको पहले इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, तो एलिप्स के लिए लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 4, और दूसरे के लिए सर्कल के लिए लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट 31 बाई 2 1 प्लस एम स्क्वायर। ये दोनों आपस में इक्वेट कर दोगे तो 9m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 31 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो और सॉल्व कर लो। तो दोनों को स्लोप फाइंड करके इक्वेट नहीं कर सकते थे? दोनों का स्लोप मतलब दोनों एक ही लाइन है ना, कॉमन टेंजेंट। हाँ तो मतलब वही, मतलब स्लोप फाइंड कर लिया और फिर उसे इक्वेट कर दिया। स्लोप कैसे फाइंड करोगे, ये मतलब इससे कैसे स्लोप पता कर लोगे अकेले? कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, ये स्लोप फॉर्म लिखा है, स्लोप कंपेयर कर लेंगे आप, मतलब वो कांस्टेंट हम कंपेयर कर लो, हो जाएगा 36m स्क्वायर प्लस 16 31 प्लस 31 m स्क्वायर 5m स्क्वायर ये आ गया। कितना हो गया 6। ठीक है, m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। समझ में आया? यस Yes, sir. ठीक। 13 देखो, उसमें 13 में लोकस ऑफ सेंट्रॉइड पूछा गया है और हाइपरबोला हमें ये दिया है। ये लिखा है, तो इसमें करना ये है कि तुमको पहले फोकस निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ये तुम्हारा फोकस आ गया दोनों, और ये हमारा कोई पॉइंट है जो कि तुम्हारा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा पॉइंट है h कॉमा के, तो h की जैसे ये x1 y1 है, ये x1 y1 हमारा निकल आएगा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x बाई 3, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3h माइनस x1 प्लस x2, और ऐसे ही y क्या हो जाएगा 3k माइनस, ये जो x और y है ये इसमें रखना है तुमको, है ना, लेकिन हमको पहले ये वाले फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 16 कॉमन करोगे x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 9 कॉमन करोगे y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 और माइनस 164, तो 16x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 था, माइनस 16 माइनस 9 y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 164, ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर 16 माइनस 9 y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 170 में से 36 माइनस करना है
134 नहीं 180 में से, 144 हाँ 144 180 में से माइनस करो, डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 और y माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला है, तो इसका मतलब इसेंट्रिसिटी कितना हो गया इसका 1 प्लस 16 बाई 9 5 बाई 3 और फोकस हो जाएगा ए प्लस वो शिफ्टेड है तो ए मतलब 5 -1 और 0 होता है तो 2, एक ये होगा और एक होगा -5 -1 2, ये फोकस होगा 4 2 और -6 2। समझ में आया? तो इसका मतलब x कितना होगा 3h माइनस उन दोनों को ऐड कर दो 4 -6 और y कितना होगा 3k और उन दोनों को ऐड कर दो 2 + 2, तो x की वैल्यू आ गई 3h + 2 और y की वैल्यू आ गई 3k + 4 और वो x और y वहाँ रखना है, ठीक है, और फिर देखना है कि 3k - 4 x और y की वैल्यू उसमें रख देनी हाइपरबोला में और फिर h और k को वापस से हम लोग x और y रख देंगे, है ना। समझ में आया? ठीक। बाकी देखो, बाकी और भी तरीके हैं सॉल्व करने की, कौन सा हो सकता है। तो तुमने कहा कि ये तो हमने निकाल लिया है ना। ये काम कर सकते हो कि कम से कम कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो ये हमें पता चल गया जैसे। तो तुमने कहा ये हमने अपनी तरह से ले लिया कोई भी पॉइंट जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ये सेंट्रॉइड निकाल लिया और सेंट्रॉइड ऑप्शन में देखो जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा वो लोकस होगा। समझ में आया? मतलब जल्दी वहाँ पे अगर देखना है तो फोकस अगर पता है और वो देखना है तुम्हें कि ये हम लोग कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा पॉइंट रखा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसका और इन दोनों का ये निकाल सकते हैं हम लोग, एच और के निकाल सकते हैं। तो एच और के अगर निकल आएगा तो वो लोकस ऑप्शन में देखो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। 14th देखो जरा हो जाएगा कि नहीं। फोर्टीन्थ में लिखा है कि एक हाइपरबोला है ये वाला x² / 4 y² / 2 = 1 और 4, √6 सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो एक बार। 16 हो जाएगा 4 और √6, हाँ कर रहा है। तो इस पे जो टेंजेंट है, इस पे टेंजेंट क्या हो जाएगा x(x1), तो x(x1) में 4/4 माइनस y(y1), y √6 / √2 = 1, ये इसकी टेंजेंट है इस पॉइंट पे। मीट द x एक्सिस एट q अगर निकालना है तो 1, 0 एंड लेटेस्ट रेक्टम एट r लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो होता है हमारा x = a/e, इसका लिखो 2/e कितना है √6/2, ठीक है। तो 4/√6 हमारा ये हमारा लेटेस्ट, सॉरी कुछ गड़बड़ लिख दिया, ए ही होता है, ये तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए लिखा है ए है ना, x = a। तो a कितना है 2, e कितना है
1/b², 2/4, 6/√6, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू √6 है, x इक्वल टू -√6 होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में x इक्वल टू √6 डालो अगर, तो कितना होगा, y कितना आ जाएगा, y आएगा √6 -1 बाई 2√6 minus ये आएगा y, ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ठीक है। और f इज ए फोकस ऑफ h, हाइपरबोला का फोकस f है, तो विच इज नियरर टू द पॉइंट p, और देन द एरिया ऑफ QFR ये √6, 0 है, यही वाला नियरर होगा, और 4, √6, 4, √6 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, इसको देखना है, Q F और R, ये वाला निकल आएगा। मतलब थोड़े से लेंदी हो रहे हैं, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखते हुए काम करना है। चलो 15 देखो। कॉमन टेंजेंट है, तो जो हाइपरबोला है ना उसकी कॉमन मतलब हाइपरबोला की अगर टेंजेंट लिखनी है तो वो ये होता है, b² की जगह वहां पे एलिप्स की इक्वेशन में -b² डालना है, ये होता है हाइपरबोला के लिए। ठीक है, तो उसकी कॉमन टेंजेंट लिखना है, तो इसकी टेंजेंट और सर्कल की टेंजेंट जैसे इलिप्स और सर्कल के लिए किया था ना, सेम वैसे ही, ठीक है, हो जाएगा ये। Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। और 16 देखो, 14 का मैं शॉर्ट डिवीजन नहीं होता। 14 में भी डायग्राम बना के समझना पड़ेगा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं राइट एंगल ट्रायंगल या कुछ ऐसा बन रहा हो, ताकि हम लोग निकाल पाए सीधे कि सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, है ना। हाँ हाँ, नहीं मतलब उतना भी नहीं, कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो फिर जल्दी भी हो सकता है। ये जो दिया है हमें, सर टाइम का होता है पेपर में। R यहाँ पे √6, तो तभी तो कह रहे हैं कि अगर लेंदी लगे तो उसको लास्ट में चले जाओ, है ना, लास्ट में कर लो। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखा था अभी हमने हाइपरबोला के लिए, ये वाली इक्वेशन के लिए हमने लिखा था, क्या था वो, ये टेंजेंट था x/a sec थीटा माइनस y/b tan थीटा इक्वल टू 1, ये टेंजेंट था। तो नॉर्मल अगर लिखना है तो इसका अगर हम लोग ऐसे लिख दें bx sec थीटा माइनस ay tan थीटा इज इक्वल टू ab। नॉर्मल लिखना है तो कोफिशिएंट इंटरचेंज ax tan थीटा by sec थीटा, और यहाँ पे a sec थीटा डालना है और उधर b tan थीटा डालना है, तो a² प्लस b² sec थीटा tan थीटा, ये होगा नॉर्मल की इक्वेशन है। ये टेंजेंट था और ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसमें एक बार थीटा डालना है, एक बार फाई डालना है, और x और y सॉल्व करना है। तो x और y में y कोऑर्डिनेट जो है वो बीटा है, समझ में आया। Yes. और थीटा प्लस फाई दिया है π/2, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, 90 माइनस करना, फाई को π/2 माइनस करोगे तो ये कॉट थीटा हो गया, इधर हो जाएगा कॉस फाई मतलब कॉसिक फाई, और इधर भी चेंज करके
फिर वो साइन और कॉस में बदल के करना पड़ेगा। बाकी जो जिसका कैलकुलेशन जिस तरह से होगा वैसे देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो बाकी करना है इसको, बाकी सॉल्व करना, ठीक, इंटरसेक्शन सॉल्व करना, बाकी और जो क्वेश्चन है वो भी कर लेना। तो ठीक है, अब सुनो, अगली जो क्लास है उसके लिए हम लोग, मैं क्या सोच रहा हूँ, 12th का स्टार्ट हो रहा है, तो 12th का स्टार्ट पहले इन लोग का भी हो जाए क्लब, तभी हम लोग करेंगे। तो अगली क्लास में वो डाउट वाली क्लास को हटा के अगली क्लास जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे पहले, और उसके बाद दोनों डाउट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 12th का अगले वीक में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे। सर इनवर्स या फिर सिर्फ नहीं, जो 12th का पार्ट है वो 12th में रखेंगे, ये अभी 11th का जो पार्ट है वो पहले करेंगे, तो इन्वर्स वाला तो बाद में। ओके सर। पहले अलजेब्रा में वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे। मतलब अभी वो भी उसी के साथ में लास्ट में 12th का पोर्शन बचा है ना, उन लोग को भी साथ में कराना है, तो इस वजह से 12th का ऐसे रोका हुआ है। जो 11th में था वो 11th का भी खत्म होते जा रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे बेसिक चाहिए होता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ क्वेश्चन चाहिए जिस नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आते हैं, तो वो सब के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री का है। तो जो लेक्चर प्लान दिया है उसमें अगला क्लास सेट रिलेशन फंक्शन लिखा है, पर ट्रिग्नोमेट्री लेके चलना तुम लोग। सर तो मतलब अभी से कुछ नहीं होगा, एक नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वो तो एक क्लास में रहेगा। एक क्लास में हो जाएगा, फिर डाउट्स लेंगे ना, पुराने जितने डाउट्स बचे हैं वो सब कर डालेंगे। ओके सर। टेस्ट में बहुत सारे डाउट्स होंगे पीछे, जिससे डाउट हाँ, तो वो बस हो जाएगा फिर। नहीं आते हैं फिजिक्स में ज़्यादा। मैथ्स में फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा, और क्वेश्चन करा दूंगा ना, फिर और क्वेश्चन करा दूंगा मैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के टाइम ही होते हैं, उसके बाद हो जाते हैं। या तो पीवाईक्यू में थोड़ा सा, वही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस डालो, और पेपर के टाइम पे वो क्वेश्चन होने चाहिए। हालांकि सभी के लिए नॉर्मल है कि वो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, तो लेकिन उसी एग्ज़ाम प्रेशर से ही तो तुम्हें आगे थोड़ा सा बढ़ना है ना। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है आईआईटी का, कौन कितना टेम्परामेंट उस समय अपना सही रखता है, कौन झेल सकता है ना। अगर अच्छी ख़राब परिस्थिति आई और उसमें तुम लूज़ कर बैठे तो मतलब गड़बड़ है। ख़राब परिस्थिति में भी तुम एकदम सही से खड़े हुए हो, तो वही होता है। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है, और थोड़ा सा एग्ज़ाम में कूलनेस के साथ बैठ के काम किया जाता है। जितना आए ठीक है, नहीं आए छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो आए वो घर जाके ऐसा ना लगे कि जो नहीं आ रहा था वो हम घर जाके सोचे कि हो जाए, तो वैसा वाला जो है ना उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करो। ठीक है।